So, वेलकम अगेन टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ MCIT। अपन पढ़ रहे थे ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अपन ने पढ़ा था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम क्या आता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर क्या क्या होता है, मतलब उसका जो ब्लॉक डायग्राम था वो पढ़ा था अपन ने कि उसके अंदर दो इन्वर्टिंग मतलब दो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं और एक आउटपुट टर्मिनल्स होता है। इन्वर्टिंग टर्मिनल और एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। इन्वर्टिंग टर्मिनल फेज प्रोवाइड कराता है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल फेज का कोई काम नहीं करता है। एक आउटपुट टर्मिनल होता है जो आउटपुट प्रोवाइड कराता है। जो अपना ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है वो एक वोल्टेज डिवाइस होती है, क्योंकि इसके अंदर इनपुट और आउटपुट के अंदर दोनों में अपन वर्क करते हैं सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज पे। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने पढ़ा था, साथ ही जो बेसिक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके बारे में पढ़ा था। अब अपन नेक्स्ट चल रहे हैं अपने ऑप एम्प के अंदर जो आइडियल ऑप एम्प होता है। अच्छा, किसी भी हम जैसे नॉर्मल बात करें तो हमारा भी कोई ना कोई एक आइडियल होता है, आइडियल पर्सन होता है कि जैसे किसी का जैसे मान लो मिसाइल मैन है, किसी का कोई और है, किसी का नरेंद्र मोदी है, किसी का कोई है। मतलब आइडियल का मतलब हो गया कि डिवाइसेज उसकी तरह वर्क करे तो परफेक्ट माना जाएगा। वैसे तो परफेक्ट तो कुछ होता नहीं है, बट फिर भी आइडियल ऑप एम्प के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है। इसी के साथ प्रैक्टिकल ऑप एम्प की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पास बताई गई है, तो वो अपन देखते हैं। आइए सबसे पहले अपन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑप एम्प, और आइडियल के कंपैरिजन में पढ़ेंगे अपन प्रैक्टिकल ऑप एम्प। तो पहले आइडियल का पढ़ लेते हैं, फिर एक टेबल के थ्रू अपन कंपैरिजन करके प्रैक्टिकल का पढ़ लेंगे, लिख भी लेंगे। आइडियल ऑप एम्प की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कुछ इस टाइप से है। आइडियल ऑप एम्प की देखो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर अपन बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे उसकी इनपुट इम्पीडेंस हो गई, ओपन लूप गेन हो गई, स्लू रेट हो गई, बैंडविड्थ हो गई। ये सारी चीज़ें एक एक करके अपन आगे भी पढ़ेंगे, पर पहले अपन डिफाइन कर लेते हैं कि इसके अंदर एक्चुअल में होगा क्या। मतलब देखो, फर्स्टली अपन लिखते हैं द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प इज इनफाइनाइट। इनपुट इम्पीडेंस मतलब जो भी इम्पीडेंस इस पे प्रोवाइड कराई जाएगी, मतलब इम्पीडेंस मतलब जैसे नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है वैसे अपना, तो इनपुट इम्पीडेंस होती है वो आइडियल ऑप एम्प की क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ये चीज़ अपन क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है, जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है वो है ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन। अच्छा, जो अपने ये ऑप एम्प होते हैं वो अपन मेनली दो टाइप के पढ़ते हैं, मतलब ओपन लूप गेन और क्लोज लूप गेन ऑप एम्प। ओपन लूप गेन का मतलब क्या होता है, लूप ओपन लूप ऑप एम्प एंड क्लोज लूप ऑप एम्प। ओपन लूप का मतलब क्या होता है, लूप कब बनेगी अपने पास। देखो, ये अपना कोई एम्पलीफायर है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अगर ये इस टाइप से है, मतलब इसके अंदर दोनों इनपुट टर्मिनल्स पे वोल्टेज अप्लाइड है और आउटपुट टर्मिनल्स पे V नोट अप्लाइड है। ठीक है, दोनों इनपुट टर्मिनल्स पे वोल्टेज अप्लाइड है और इस पे V नोट अप्लाइड है। तो जब ऐसा है, मतलब सीधा सीधा एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर बना हुआ है अपने पास, सीधा सीधा अपने पास एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर बना हुआ है। तो ये क्या बन गया, ओपन लूप। इसको बोलेंगे ओपन लूप, मतलब इसके अंदर कोई लूप नहीं बन रहा। लूप का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ से शुरू होकर वापस घूम के यहीं पे आ जाना, उसको अपन लूप बोलते हैं। लूप का मतलब ऐसे घूम के वापस आ जाना रे। तो इसके अंदर कुछ लूप नहीं बन रहा, तो इसको तो अपन बोल देते हैं ओपन लूप। और क्लोज लूप का मतलब क्या होएगा, जैसे ये अपना कोई ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ से अपन ने इनपुट दिया,
V1 और V2 दो टर्मिनल से, V1 वाले टर्मिनल पे अपन ने इनपुट दिया और इस इनपुट को एज यहाँ पे एक कोई रेजिस्टेंस जोड़ा जिसको अपन ने क्या बोला, फीडबैक रेजिस्टेंस, और इस फीडबैक रेजिस्टेंस के थ्रू अपना इनपुट किस पे पहुँच रहा है, आउटपुट पे। मतलब इनपुट किसी टर्मिनल को यूज करते हुए आउटपुट पे पहुँच रहा है। और फीडबैक का मतलब क्या होता है, इनपुट को आउटपुट पे पहुँचाना, या फिर अच्छा ये ऐसे भी जुड़ सकता है और या फिर ये कैसे जुड़ सकता है, इस टाइप से। तो मतलब ये आउटपुट घूम के वापस इनपुट पे आ रहा है, या फिर इनपुट घूम के आउटपुट पे जा रहा है, या आउटपुट घूम के इनपुट पे आ रहा है, मतलब एक लूप बन रहा है। तो इसको तो अपन बोलते हैं क्लोज लूप ऑप एम्प, और इसको अपन बोल देते हैं ओपन लूप ऑप एम्प। तो इस चीज़ में कहीं कोई दिक्कत आएगी क्या तुम्हें? एक बार फिर से साफ साफ सा डायग्राम देख लो तुम इसका। ये बोर्ड भी ऐसा है कि खुद चाहता है तब तो ये सही से ही चल जाता है, और ये नहीं चाहता है तो सही से ही नहीं चलता। देखो अगर अपने पास इस टाइप से है तो इसको अपन बोलेंगे ओपन लूप, और अगर जैसे ये V1 V2 हो गया, ये V0 हो गया, और अगर अपने पास इस टाइप से है, ये V1 V2 V0, और यहाँ पे कोई फीडबैक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, क्लोज लूप। ये अपना क्या हो गया, क्लोज लूप। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। ओपन लूप की गेन अलग आएगी, क्लोज लूप की गेन अलग आएगी। वो कैसे आएगी, वो अपन जब सॉल्व करेंगे सर्किट्स यहाँ पे तो अपन को पता चल जाएगा, ठीक है। तो ओपन लूप गेन ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प इज इनफाइनाइट। मतलब ए ओपन लूप गेन इनफाइनाइट, ठीक है। थर्ड चीज होती है आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ आइडियल ऑप एम्प। आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प इज 0। मतलब आइडियल ऑप एम्प की इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होती है, आउटपुट इम्पीडेंस 0 होती है, और ओपन लूप गेन इसकी इनफाइनाइट होती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होती है अपनी बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है, दो लाइनों की एंगुलर फ्रिक्वेंसी के बीच का डिफरेंस, उसको अपन क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प इज इनफाइनाइट। जब इसको याद करोगे तो इसको कैसे याद करोगे, सिर्फ और सिर्फ इसकी जो आउटपुट इम्पीडेंस होती है वो 0 होती है, बाकी इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो सारी क्या होती है अपने पास, इनफाइनाइट। फिफ्थ क्या होता है, स्ल्यू रेट। स्ल्यू रेट ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प इज इनफाइनाइट। स्ल्यू रेट क्या होती है, मतलब आउटपुट वोल्टेज के अंदर विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या चेंज आ रहा है उसको अपन बोलते हैं स्ल्यू रेट। आउटपुट वोल्टेज के अंदर विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या चेंज आ रहा है उसको अपन बोलते हैं स्ल्यू रेट। तो एक आइडियल ऑप एम्प जो अपने पास है उसकी स्ल्यू रेट हमेशा हमारे पास क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी, ठीक है। और जो ये आइडियल ऑप एम्प होता है अपने पास, नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडियल ऑप एम्प वर्क्स ऑन
परफेक्ट बैलेंस मतलब परफेक्ट बैलेंस मतलब जो इसको तुम इनपुट प्रोवाइड कराओगे वो ही एज इट इज़ तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आउटपुट, वो आइडियल होएगा। बाकी जो जिनके अंदर अपने पास नहीं आता है वो नॉन आइडियल ओपैम्प होते हैं। ठीक है, आइडियल ओपैम्प की ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हो चुकी है। अपन इसके साथ एक बार प्रैक्टिकल ओपैम्प भी देख लेते हैं। देखो एक मिनट ना, कहाँ चली गई? ये अपनी ये अपन पढ़ रहे हैं। देखो कंपैरिजन ऑफ आइडियल ओपैम्प टू द प्रैक्टिकल ओपैम्प। ये तुम्हें टेबल दिखाने का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि तुम जब साथ के साथ कंपैरेटिवली पढ़ोगे तो तुम्हें ये दोनों एक साथ याद हो जाएगी। क्योंकि अपना जो पेपर आता है उसके अंदर या तो तुमसे वो आइडियल ओपैम्प की कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेता है या फिर तुमसे प्रैक्टिकल ओपैम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है। ठीक है, तो इसलिए अपन कंपैरेटिवली यहाँ पे पढ़ लेंगे कि इनकी एक्चुअल में होती क्या है, जिससे अपन को डायरेक्ट याद हो जाएगी चीज़ें। देखो ये प्रॉपर्टीज़ है, ये आइडियल ओपैम्प की है, ये प्रैक्टिकल ओपैम्प की है। सबसे पहले अपन देखते हैं ओपन लूप गेन। अपन वहाँ पे लिख के आए हैं ओपन लूप गेन। अच्छा, इस टेबल से थ्योरी कैसे लिखोगे? पहली चीज़, जैसे अपन आइडियल का लिख के आए हैं, आइडियल में अपन ने क्या लिखा था, ओपन लूप गेन ऑफ एन आइडियल ओपैम्प। यहाँ तक की लाइन होगी, इज इनफाइनाइट, यही लाइन लिखी है। तो अपन जब इसकी प्रैक्टिकल की थ्योरी लिखेंगे तो प्रैक्टिकल की थ्योरी के अंदर क्या लिखेंगे, द ओपन लूप गेन ऑफ ए प्रैक्टिकल ओपैम्प इज वेरी हाई। और वेरी हाई कितनी होती है, मतलब कम से कम भी 1 लाख से तो ऊपर ही होती है, मतलब 10 to the power 5 से तो ये हमेशा ऊपर ही होएगी। इसकी जो भी ओपन लूप गेन होती है प्रैक्टिकल ओपैम्प की, वो मोर देन 1 लाख होएगी। इसमें 10,000 लिख रखा है, बाकी मोर देन 1 लाख होएगी और 2 लाख तक जाती है, वेरी हाई होती है ये। ठीक है, फिर सेकंड है ओपन लूप बैंडविड्थ। आइडियल की अपन ने कितनी पढ़ी है, बैंडविड्थ इनफाइनाइट होती है। इसकी क्या होती है, डोमिनेंट पोल, मतलब 10 हर्ट्ज तक की होती है इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो। अच्छा, हर्ट्ज क्यों लिखा है, क्योंकि अपन फ्रिक्वेंसी डिफरेंस को बोलते हैं बैंडविड्थ, इसलिए इसने क्या लिखा है, हर्ट्ज। तो अपन ने पढ़ा था, देखो आइडियल की ओपन लूप गेन इनफाइनाइट थी, आइडियल की बैंडविड्थ इनफाइनाइट थी, प्रैक्टिकल की बैंडविड्थ डोमिनेंट होती है 10 हर्ट्ज तक,
और प्रैक्टिकल की ओपन लूप गेन जो होती है वो क्या होती है, वेरी हाई, मतलब ग्रेटर देन 10,000, फिर उससे ज़्यादा लाख 2 लाख पर पहुंचती जाती है। थर्ड अपन पढ़ते CMRR। CMRR अपना ओपन लूप का एक टॉपिक है पूरा का पूरा, तो CMRR पढ़ेंगे। CMRR का मतलब होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, मतलब कोई अपने पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, उसके अंदर जो मोड आ रहे हैं तो उसमें कितने मोड कॉमन आ रहे हैं और उन कॉमन मोड को कितना रिजेक्ट कर पा रहा है अपना ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उस रेशियो को बोलते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। मतलब डिफरेंशियल वोल्टेज गेन और कॉमन वोल्टेज गेन का रेशियो होता है। ये पढ़ेंगे आराम से अच्छे से, अगला आगे टॉपिक आएगा अपने पास। अभी ये याद रख लो कि कॉमन इससे कि जो CMRR होती है आइडियल की इनफाइनाइट होती है और इसकी होती है हाई। मतलब तुम ये चीज़ याद रखो कि जो चीज़ें इसके लिए हाई है, मतलब अपने आइडियल ओपैम्प के लिए जो चीज़ें इनफाइनाइट है वो प्रैक्टिकल ओपैम्प के लिए हाई आएगी। जो चीज़ें आइडियल ओपैम्प के लिए क्या है, जीरो है, वो उसके लिए क्या आएगी, लो आएगी। ठीक है। फिर देखो इनपुट रेजिस्टेंस, जो अपन ने वहाँ पे क्या लिखा था, इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस को ZI से शो कर देंगे, इनपुट रेजिस्टेंस को RI से शो कर देंगे। तो इनपुट रेजिस्टेंस आइडियल की इनफाइनाइट होती है और प्रैक्टिकल की क्या होती है, हाई, ग्रेटर देन 1 मेगा ओम। आउटपुट रेजिस्टेंस आइडियल की 0 होती है और प्रैक्टिकल की लो होती है। लो भी कितनी, लो भी कितनी, लेस देन 100 ओम। फिर आउटपुट रेजिस्टेंस, अच्छा आउटपुट रेजिस्टेंस होगी। इनपुट बायस करंट, ये भी एक टॉपिक आएगा। मतलब ये जो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं अपन, इनको अपन थ्योरेटिकली भी अच्छे से पढ़ेंगे, पर पहले इसको याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब जब अपन ऑपैम्प के ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे तो जब जब वर्क करेंगे तो अपन को ये चीज़ें याद रहेगी, तो अपना जो आउटपुट आएगा वो एफिशिएंट आएगा। इनपुट बायस करंट जो आइडियल ऑपैम्प की होती है वो 0 होती है, मतलब इसके लिए जो भी चीज़ें 0 है वो इसके लिए क्या होगी, लो। इसके लिए इनफाइनाइट है वो क्या होगी, हाई। ऑफसेट वोल्टेज आइडियल ऑपैम्प के लिए 0 होती है। ऑफसेट वोल्टेज अगर 0 है तो ऑफसेट करंट भी अपने आप क्या हो जाएगी, 0। और इसके लिए ऑफसेट वोल्टेज लो होती है तो ऑफसेट करंट भी अपने पास क्या हो जाएगी, लो। और लास्ट टॉपिक है स्ल्यू रेट। अच्छा एक और टॉपिक रह गया, लास्ट टॉपिक है स्ल्यू रेट, जो इसकी आइडियल की इनफाइनाइट होती है और इसकी क्या होगी, प्रैक्टिकल की लो। लो के लिए इसने क्या लिख दिया, ए फ्यू, तुम लो भी लिख सकते हो। और ड्रिफ्ट जो होता है वो आइडियल के लिए 0 होता है तो उसके लिए कितना हो जाएगा, लो। मतलब आइडियल ऑपैम्प का ओपन लूप गेन, ओपन लूप बैंडविड्थ, CMRR, आउटपुट रेजिस्टेंस, सॉरी इनपुट रेजिस्टेंस, स्ल्यू रेट, ये सारी चीज़ें इनफाइनाइट होती है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल ऑपैम्प के लिए क्या होगी, हाई। हाई के लिए तुम याद कर लेना, जैसे ओपन लूप गेन है तो ग्रेटर देन 10,000 और बैंडविड्थ है तो इक्वल्स टू 10 हर्ट्ज। तरीका मैंने बता दिया याद करने का, कैसे करना है। अब इतनी सी मेहनत तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी ना। और ये बाकी वाली चीज़ें जो 0 है वो उसके लिए लो होएगी। तो ये अपना क्या हुआ, कंपेरिजन ऑफ प्रैक्टिकल ऑपैम्प टू आइडियल ऑपैम्प। अब अपन जो नेक्स्ट पढ़ते हैं वो है अपना वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अपन ने पहले पढ़ा है कि जो अपना ऑपैम्प होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वो वर्क ही करता है किसके ऊपर, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट जो अपन इतनी देर से गाए जा रहे हैं वो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट है क्या। मतलब ये देखो, ये कोई अपने पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ठीक है। इस पे एक पे V1 अप्लाइड है, एक पे V2 अप्लाइड है, आउटपुट आ रहा है अपने पास V0, ठीक है। यहाँ अपने पास प्लस V सैचुरेशन है
और यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस वी सैचुरेशन। ठीक है, V1 और V2 अप्लाइड है। देखो गेन अपन निकालेंगे, गेन क्या होती है V0 अपॉन V1 माइनस V2। अपन को पता है आइडियल ऑप एम्प के लिए गेन कितनी होती है इनफाइनाइट, क्योंकि आइडियल ऑप एम्प के लिए क्या होता है जब अपन इनपुट प्रोवाइड कराते हैं तो सेम इनपुट प्रोवाइड कराते हैं और वो सेम इनपुट कहाँ पे पहुँचता है अपने पास आउटपुट पे। तो आइडियल ऑप एम्प की गेन होती है वो क्या होती है इनफाइनाइट। आइडियल ऑप एम्प की अगर गेन इनफाइनाइट है तो ये अपने पास क्या हो जाएगा V0 अपॉन V1 माइनस V2। ठीक है, अगर इसको इधर लाए V1 माइनस V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V0 बाई इन्फिनिटी। V1 माइनस V2 इन्फिनिटी क्या होता है 1 बाई ज़ीरो, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई ज़ीरो, ज़ीरो ऊपर जाएगा ये पूरी टर्म अपनी क्या हो जाएगी ज़ीरो, मतलब V1 इक्वल्स टू अपने पास क्या हो गया V2। तो वर्चुअल ग्राउंड जो कंसेप्ट है अपना वो हमें क्या कहता है कि जब भी सेम इनपुट अप्लाइड हो मतलब वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट जो हमारा है वो ये हमें कहता है कि जब हमारे इनपुट में इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल दोनों पे अप्लाइड वोल्टेज अगर सेम हो तो हमारा जो आउटपुट टर्मिनल जो आउटपुट देगा वो कितना होएगा ज़ीरो। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट ये कहता है कि अगर बोथ इनपुट टर्मिनल्स पे अप्लाइड वोल्टेज सेम हो तो आउटपुट टर्मिनल पे जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो कितनी होएगी हमारी ज़ीरो। इसको अपन बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। मतलब अगर एक पे इनपुट अप्लाइड है तो दूसरे को अपन क्या मान लेते हैं ग्राउंडेड। कैसे समझ में आएगा ये जब अपन इस पे करेंगे क्या क्वेश्चंस। तो लिख ले एक बार वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट होता क्या है। अच्छा, प्लस वी सैचुरेशन को अपन प्लस VCC से भी शो कर देता है तो उसमें कंफ्यूज मत होना। ये अपना डायग्राम, ये इन्वर्टिंग ये नॉन इन्वर्टिंग, अपना प्लस VCC, ये माइनस VCC, ये 741 IC और ये अपना क्या है आउटपुट टर्मिनल V0। virtual ground concept works on differential op amp। ठीक है, if input of inverting terminal and non-inverting terminal are same, then the output of op amp will be ज़ीरो। मतलब जो हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसकी अगर अप्लाइड वोल्टेज ज़ीरो मतलब सेम होएगी तो आउटपुट क्या आएगा ज़ीरो। इट मीन्स द टर्मिनल आर ग्राउंडेड एट एनी वन टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प।
it means the terminal are grounded. It means the terminal are grounded at any one of op amp. It means terminal are grounded at any one of op amp, then other terminal will also be grounded. मतलब अगर कोई एक टर्मिनल ग्राउंडेड है तो दूसरा वाला टर्मिनल भी क्या हो जाएगा, अपने आप ग्राउंडेड. मतलब अगर उसके दोनों टर्मिनल्स पे इनपुट वोल्टेज सेम है तो आउटपुट जीरो होएगा. मतलब कोई अगर एक ग्राउंडेड है तो दूसरा भी अपने आप क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड. वी नो दैट A is equals to infinite for ideal op amp. We know that A is equals to infinite for ideal op amp. और A अपनी होती क्या है, V नोट अपॉन वी आई. अगर डिफरेंशियल है तो वी आई क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2, जो भी कर दो. फिर A अपनी है इनफाइनाइट, V नोट अपॉन V2 माइनस V1, तो V2 माइनस V1 अपना क्या हो जाएगा, ज़ीरो. मतलब V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V2. ये अपना क्या होता है, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट. और एक चीज़ और देखना, शुरू में बताना रह गया था, जो ये अपना ऑप एम्प है इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करती है. मतलब इनसाइड करंट क्या होती है, मतलब ऑप एम्प के इनसाइड जो करंट होती है वो क्या होती है, अपनी ज़ीरो. ठीक है. नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप एम्प. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप एम्प के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, पहला कॉन्फ़िगरेशन अपन इसका पढ़ते हैं इन्वर्टिंग ऑप एम्प. दूसरा अपन पढ़ते हैं नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प. अच्छा, ये नाम कैसे पढ़ा है कि अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट जोड़ दोगे तो वो इन्वर्टिंग ऑप एम्प हो जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट जोड़ोगे तो वो नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प हो जाएगा. और तीसरा डिफरेंशियल ऑप एम्प. ठीक है. तो पहला अपन पढ़ लेते हैं इन्वर्टिंग ऑप एम्प. इसके अंदर क्या बताया अपन ने कि एक अगर अपना इनपुट किसके ऊपर जोड़ देंगे, अपन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जोड़ देंगे तो उसको अपन बोलेंगे इन्वर्टिंग ऑप एम्प. ये क्या होगा, इफ इनपुट वोल्टेज is applied at inverting terminal. If input voltage is applied at inverting terminal of op amp, then this type of operational amplifier is known as, then this type of op amp is known as, ये अपने आप पे क्यों मिट जाते हैं, known as
इन्वर्टिंग ऑप एम्प, अपने आप ही मिट जाएंगे, फिर अपने आप ही वापस आ जाएंगे। देखो इन पे ओवर राइटिंग हो गई अपने आप ही। इफ इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड, if input voltage is applied at inverting terminal of op amp, then this type of op amp is known as inverting op amp। चेक करेंगे आज, देखिए ये क्या दिक्कत हो रही है इसके अंदर। मतलब ये देखो अपने पास क्या है, कोई टर्मिनल है अपने पास जिसके ऊपर, जैसे ये कोई ऑप एम्प है हमारा, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है जिसको अपन नाम दे रहे हैं R1, ठीक है। इसके ऊपर करंट जा रही है I1। ऑप एम्प के इनसाइड करंट नहीं जाएगी, क्यों? ऑप एम्प के इनसाइड करंट नहीं जाती है क्योंकि उसकी इनपुट रेजिस्टेंस क्या होती है, इनफाइनाइट। यहाँ पे अपन ने क्या अप्लाई कर दिया, V1, और इसकी जो सेकेंड टर्मिनल है अपना नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इसको अपन ने कर दिया ग्राउंडेड। यहाँ पे एक जोड़ दी फीडबैक रेजिस्टेंस, मान लो कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है IF, इसको IF भी मान सकते हो तुम, I1, I2, I3 जो तुम मानना चाहो वो मान सकते हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अगर इनपुट अप्लाइड है और फीडबैक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोज लूप इन्वर्टिंग ऑप एम्प, ठीक है। अब अपन इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अपन ने क्या कहा था, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अगर इनपुट अप्लाइड है तो वो क्या होएगा, फेज में चेंज करा के लाएगा 180 डिग्री का। इन्वर्टिंग पे अप्लाई है तो अब अपना फेज चेंज आना चाहिए, तो वो चेक करने के लिए अपन देखते हैं। देखो ऑप एम्प पढ़ने से पहले अपन ने क्या पढ़ा था, किरचॉफ का करंट लॉ। क्या कहा था कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आने वाली बराबर जाने वाली होती है ऑप एम्प के अंदर, ठीक है। ऑप एम्प के अंदर आने वाली बराबर जाने वाली होती है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ अपन ने पढ़ी वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, मतलब अगर एक टर्मिनल ग्राउंडेड है तो दूसरा टर्मिनल अपने आप क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड। तो देखो ये वाला टर्मिनल अपने पास ग्राउंडेड है, ये ग्राउंडेड है, तो दूसरे वाले टर्मिनल को भी यहाँ से अपन क्या कर देंगे, ग्राउंडेड, ठीक है। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आने वाली बराबर जाने वाली, तो देखो ये हमारा है नोड पॉइंट ए, ये हमने माना है ए। इस ए पॉइंट पे देखो आने वाली करंट तो है हमारी I1 और जाने वाली करंट है हमारी IF, मतलब अपने पास क्या हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू IF, आने वाली बराबर जाने वाली। यहाँ पे V1 है वोल्टेज इसकी, दूसरा टर्मिनल ग्राउंडेड था तो उसकी वोल्टेज कितनी हुई, 0, तो ये 0 अपन ने यहाँ लगा दी, दूसरे वाले टर्मिनल को भी ग्राउंडेड कर दिया। तो दो वोल्टेज है अपने पास और बीच में रेजिस्टेंस है, तो करंट कैसे फाइंड करोगे, V इक्वल्स टू होता है अपना IR, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V/R। और करंट फाइंड करनी है तो करंट की डायरेक्शन से V1 माइनस V2/R कर देंगे, तो अपनी क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी I1। तो I1 क्या हो जाएगा अपना, देखो V1 माइनस 0/R1, सही है क्या। करंट की डायरेक्शन से चलना शुरू करते हैं, निगेटिव साइन तब लेते हैं, मतलब V1 माइनस V2 अपना कितना है, 0, तो V1 माइनस 0 बाई रेजिस्टेंस R1। और यहाँ पे IF क्या हो जाएगा, ये तो है 0 और ये है अपने पास V0, दो वोल्टेज है, करंट की डायरेक्शन से शुरू करेंगे, मतलब 0 माइनस V0 बाई RF, ये हो गई क्या। 8 नोड पॉइंट ए अपन ने निकाला है, आने वाली करंट इक्वल्स टू जाने वाली करंट,
आने वाली करंट है हमारे पास I1 और जाने वाली करंट है IF, ठीक है। आने वाले के लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल वोल्टेज V1 है और फाइनल वोल्टेज 0 है, तो V1 माइनस 0 और बाई रेजिस्टेंस R1। और फाइनल वो फीडबैक वाली करंट के लिए अपने पास इनिशियल वोल्टेज 0 है और फाइनल वोल्टेज है V0, तो 0 माइनस V0 बाई RF। अब देखो अपन को फाइंड क्या करना है, V0, तो ये क्या हो जाएगा V1 बाई R1 इक्वल्स टू माइनस V0 बाई RF। फाइंड करना है V0, तो V0 क्या हो जाएगा माइनस RF बाई R1 V1 माइनस RF बाई R1 V1। अच्छा, अपन कह रहे थे कि जो इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है अपना ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, वो अपन को फेज प्रोवाइड कराता है और वो भी कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। मतलब अपन ने इसको इनपुट प्रोवाइड कराया था, इनपुट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराया था R1 और RF फीडबैक रेजिस्टेंस दिया था। इनपुट था अपना V1, ये V1 देखो माइनस से मल्टीप्लाई होके जा रहा है और माइनस साइन क्या शो करता है, फेज ऑफ 180 डिग्री। मतलब जो बात अपन कह के चले थे वो बात अपनी यहाँ पे क्या हो चुकी है, प्रूव। सो हियर माइनस साइन represents the phase of 180 डिग्री। प्रोवाइड कराया था अपन ने V1 और आ रहा है हमारे पास माइनस V1, मतलब 180 डिग्री के फेज पे आ रहा है, ठीक है। तो जो अपन ने कहा था वो अपना क्या हो गया यहाँ पे, प्रूव। कंसेप्ट कौन सा लगाया है, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। तो ये अपना किसका टाइप हो गया, एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इन्वर्टिंग ऑप एम्प। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। इन्वर्टिंग ऑप एम्प के अंदर क्या होता था, इफ इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प देन दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्टिंग टॉप। अच्छा, नॉन इन्वर्टिंग पढ़ने से पहले एक बार ग्राफ के अंदर भी देख लो, ग्राफ के अंदर फेज चेंज कैसे आता है। देखो अगर अपने पास जैसे कोई ये साइन वेव है, ठीक है, ये यहाँ से शुरू हो रही है, 0 से शुरू हो रही है ये, ठीक है, और पॉजिटिव एक्सिस के अंदर है ये अपने पास, तो ये फेज चेंज कराएगी। मतलब जब इन्वर्टिंग ऑप एम्प से इसको निकाला जाएगा तो ये अपन को कैसे मिलेगी, इस टाइप से। मतलब ये जो पूरी ऊपर वाली थी वो नीचे पहुंच गई है और नीचे वाली सारी कहाँ पहुंच गई है, ऊपर। मतलब जस्ट अपना जो इसका स्पेस होता है वो एक्सचेंज कर लेती है। मतलब प्लस से माइनस वाले फेज में चली जाती, प्लस से माइनस वाले स्पेस में चली जाती है और माइनस वाले स्पेस से प्लस वाले स्पेस में चली जाती है। और अगर अपन को इस टाइप से प्रोवाइडेड हो कोई साइन वेव, तो ये जब इन्वर्टिंग ऑप एम्प से निकाली जाएगी तो अपन को कैसे मिलेगी, ये अपन को इस टाइप से मिलेगी, ठीक है। और आइडियल ऑप एम्प की जो अपने पास गेन होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट, ये अपन पहले से जानते हैं। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। अच्छा, इन्वर्टिंग ऑप एम्प के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, इन्वर्टिंग ऑप एम्प के अंदर जो भी अपनी इनपुट अप्लाइड होती है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाइड होती है और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है वो क्या होता है, ग्राउंडेड। अब अपन पढ़ रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो भी अपनी इनपुट अप्लाइड है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई होगी और जो अपना इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो क्या हो जाएगा, अब ग्राउंडेड। मतलब the input voltage is applied at
नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प एंड inverting terminal is grounded. Then this type of configuration of op amp is known as non-inverting operational amplifier. non-inverting op amp, ठीक है। और एक चीज़ अपन पहले से पढ़ के आए हैं कि नॉन इन्वर्टिंग op amp होता है वो क्या करता है, जीरो फेज पे वर्क करता है, मतलब इसके अंदर क्या नहीं होता, फेज चेंज नहीं होके आता। नॉन इन्वर्टिंग op amp provides जीरो फेज चेंज। अब जब ये चीज़ लिखी दी है तो इसको प्रूव करना ज़रूरी है, और प्रूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम प्लॉट करते हैं, और सर्किट डायग्राम को फिर अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आ जाओ करते हैं। ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है जिस पे क्या लगी हुई है, एक RI इनपुट लगी हुई है, और इसको क्या किया गया है, ग्राउंडेड, ठीक है। ये कोई नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे क्या लगी हुई है अपने पास, इनपुट वोल्टेज। क्लोज लूप बनाना है इसलिए अपन क्या ऐड करते हैं इसके अंदर, फीडबैक रेजिस्टेंस। तो यहाँ अपना क्या लगा हुआ है, एक फीडबैक रेजिस्टेंस RF। आउटपुट टर्मिनल पे V0 मिलेगी अपन को। सॉल्व करने के लिए किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, आने वाली करंट इक्वल्स टू जाने वाली करंट। मान लेते हैं इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है I1, या फिर तुम मान लो II, क्योंकि रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या माना है, I, इसलिए इनपुट के लिए II करंट। और इस वाले के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो कौन सी हो रही है, IF, मतलब फीडबैक करंट। यहाँ पे कोई पॉइंट मान ले A। अच्छा, अगर एक टर्मिनल ग्राउंडेड है तो दूसरा टर्मिनल अपने आप ग्राउंडेड हो जाता है। टर्मिनल ग्राउंडेड होने का मतलब क्या है, जो दूसरे वाले की वोल्टेज है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, पहले वाले पे। अच्छा, इसके पास इस पॉइंट पे कोई वोल्टेज तो है नहीं हमारे पास कि जो ग्राउंडेड है उसकी वोल्टेज को अपन दूसरे पे भेजें, तो यहाँ इसको तो भेज नहीं सकते, इसलिए अपनी VI कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, नोड पॉइंट A पर। A को यहाँ पे गेन मत मान लेना, A कोई पॉइंट माना है अपन ने, नोड पॉइंट। यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी क्या, अपनी VI। अब अपन यूजिंग किरचॉफ लॉ इसको सोल्व करें। सो एट नोड पॉइंट A I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, IF। अच्छा, I क्या हो जाएगा, देखो दो वोल्टेज है अपने पास, इनिशियल वोल्टेज है इसकी 0 और फाइनल वोल्टेज अपने पास VI। तो 0 माइनस VI बाई RI इक्वल्स टू IF के लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल वोल्टेज है VI और फाइनल वोल्टेज है V0, मतलब VI माइनस V0 बाई RF, ठीक है। फाइंड क्या करना होता है अपन को ऑप एम्प के अंदर, वही आउटपुट वोल्टेज, मतलब V0 फाइंड करनी है। ये क्या बच जाएगा अपने पास, VI बाई RF माइनस V0 बाई RF। V0 बाई RF क्या हो जाएगा, VI बाई RF प्लस VI बाई RI। दोनों टर्म से VI कॉमन ले ले, मतलब VI यहाँ पे आ गया, 1 बाई RF प्लस 1 बाई RI बच गया अपने पास। 1 बाई RF प्लस 1 बाई RI, 1 बाई RI प्लस 1 बाई RI, 1 बाई RF प्लस 1 बाई RI, 1 बाई RI प्लस 1 बाई RI, 1 बाई RI प्लस 1 बाई RF, 1 बाई RI प्लस 1 बाई RI, 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 1 बाई RI प्लस 1 बाई RI
एलसीएम ले ले दोनों का। इस साइड में अपने पास है वी नोट बाई आर एफ, इधर है वी आई। आर एफ आर आई का एलसीएम लिया तो आर एफ आर आई मल्टीप्लीकेशन में सॉल्व तुम्हें करना आता ही है। आर एफ है अगर तो आर आई बच जाएगा, प्लस आर आई है तो अपने पास क्या बच जाएगा, आर एफ। ये वाला आर एफ इस साइड लेके जाओगे, वी आई आर एफ, आर आई प्लस आर एफ बाई आर आई आर एफ। आर एफ से आर एफ कैंसिल, तो वी नोट बाई वी आई मतलब गेन अपने पास क्या बच जाएगी, आर आई प्लस आर एफ बाई आर आई मतलब 1 प्लस आर एफ बाई आर आई। जो अपनी आउटपुट वोल्टेज आई है किसकी, नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प की। नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प की आउटपुट वोल्टेज आई है अपने पास वी आई 1 प्लस आर एफ बाई आर आई। और गेन अगर लिखोगे तो वी नोट बाई वी आई इक्वल्स टू 1 प्लस आर एफ बाई आर आई। अपन ने टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात कही थी कि जो अपना नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प होता है वो विदाउट फेज चेंज वर्क करता है, मतलब फेज में जीरो चेंज करता है, वो कोई चेंज नहीं करता है। जो उसको इनपुट प्रोवाइडेड कराई जाएगी वो एज इट इज़ इनपुट प्रोवाइड करा देगा। लेकिन अब ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर या फिर आइडियल ऑप एम्प तो है नहीं हमारा कि जो इसको इनपुट दिया वो का वो आउटपुट आ गया। इसलिए ये क्या करता है, कुछ स्केलिंग कर देता है, मतलब कुछ टर्म मल्टीप्लाइड होके आती है इससे। जैसे मान लो अपन ने इनपुट प्रोवाइड कराया 2, तो हो सकता है कि हमारे पास 4 आए आउटपुट, 6 आए, 8 आए, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। अगर अपन ने 2 प्रोवाइड कराया तो 4, 6, 8 आए, स्केलिंग होके ये आउटपुट प्रोवाइड कराता है, लेकिन फेज के अंदर ये चेंज क्या करता है, 0। और इसका जो तीसरा कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है अपना डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल ऑप एम्प, यहाँ पे तुम लिख भी सकते हो, सो हियर फेज इक्वल्स टू 0। डिफरेंशियल ऑप एम्प के अंदर क्या होता है, जैसे ये अपने पास 2 टर्मिनल्स होते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसके ऊपर एक पे V1 अप्लाइड है और दूसरे पे V2 अप्लाइड है, मतलब डिफरेंशियल ऑप एम्प के अंदर दोनों टर्मिनल्स पे इनपुट वोल्टेज अप्लाइड है। तो जो आउटपुट आएगा अपना वो क्या आएगा, इनका डिफरेंस मीन्स V1 माइनस V2 होके आएगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गए, इसके तीनों कॉन्फ़िगरेशन हो गए, इनपुट टर्मिनल के, आउटपुट टर्मिनल के। अच्छा, अगर इसके अंदर देखो तुम डिफरेंशियल ऑप एम्प को अपन, ये तो ओपन लूप हो गया, ये तो ओपन लूप हो गया, क्लोज लूप गेन अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसके अलावा तुम इसके अंदर देखो, अगर तुम वेव के अंदर देखना चाहो, अगर वेव के अंदर फेज चेंज देखना चाहे अपन नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प के अंदर, तो ये अपन को कैसे मिलेगी, जैसे अपन ने प्रोवाइड कराई है एज इट इज़ विद सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फेज। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन ने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑप एम्प एंड प्रैक्टिकल ऑप एम्प और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप एम्प, जिसके अंदर अपन ने 2 कॉन्फ़िगरेशन कवर कर लिए, पहला इन्वर्टिंग ऑप एम्प और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल वाले में पढ़ेंगे डिफरेंशियल ऑप एम्प। बाय।